I have with me Ankit Sharma. Ankit, how is life? अभी क्या हालचाल? How is sporting life? How is personal life and all? Hi, everything is good. Not active that much in sports life, पर चल रहा है. तैयारी चल रही है. अगले साल देखते हैं क्या रिजल्ट मिलते हैं. हाँ, बाकी ऑफिस लाइफ भी चल रहा है, वो भी सीख रहे हैं. ऑफिस में कैसे काम करना होता है वो सब चीजें सीख रहे हैं, तो ऑल गुड. Yeah. Um, तो मैं जब इस इंटरेक्शन के लिए थोड़ा बहुत पढ़ रहा था और थोड़ा आपके पीछे रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक चीज स्टैंड आउट की थी. 2016 रियो ओलंपिक्स से पहले, क्वालिफिकेशन से पहले, कहीं लिखा हुआ था कि कुछ 4-5 साल आप घर से बाहर रहे थे, घर वालों से मिल नहीं पाए थे, बिकॉज ट्रेनिंग के लिए आप इधर उधर ट्रैवल कर रहे थे. एंड जी. उस लेवल का सैक्रिफाइस आई एम श्योर बहुत सारे एथलीट करते हैं, पर इस तरह का डेडिकेशन, इस तरह का एंथुजियाज्म, एक स्पोर्ट का जुनून कह लो, वो बचपन से था या धीरे धीरे करके डेवलप हुआ? नहीं, देखो, खेल में इंटरेस्ट मेरा बचपन से ही था. मैं क्रिकेट खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, और एथलेटिक्स में कोई मेरा खास इंटरेस्ट नहीं था. ओके. उसके बाद स्लोली स्लोली एक गांव के कंपटीशन जो रक्षाबंधन पे होते हैं, वहां से मैंने लॉन्ग जंप में एंटर किया. हम मैं और मेरा दोस्त खेलने के लिए गए थे. एक्चुअल वो लॉन्ग जंपर था और मैं सपोर्ट करने के लिए गया था. अच्छा. और वो हारने लग गया, तो उसकी जगह मैंने कूदना स्टार्ट कर दिया और मैं वो कंपटीशन जीत गया. ओके. तो ऐसे थोड़ा इंटरेस्ट है लॉन्ग जंप में. फिर कंपटीशन क्या होता है, एरिया वाइज सबका एक बटा हुआ रहता है. हम जीत हाँ गए जी. तो फिर हमसे दुश्मनी सी मान लेते हैं. तो उन्होंने वो थोड़ा सा मेरे साथ किया, बिहेवियर ठीक नहीं किया, तो फिर वो रिवेंज टाइप मैंने लेने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस किया. ओके. और मेरे घर में एक जेवलिन टूटा पड़ा हुआ था मेरे भाई का, तो मैं जेवलिन भी फेंकता था. ओके. तो जब मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ट्रायल देने गया ना, तो मैं एक्चुअल में जेवलिन में ही ट्रायल देने गया था. ओके. लेकिन मेरा बाउंस देख के, मेरा एक्सप्लोसिव पावर देख के कोच ने मुझे रखा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में लॉन्ग जंप के लिए. ओके. ओके. और ऐसे मुझे एक पर्टिकुलर इवेंट मिला लॉन्ग जंप. और रही बात जुनून की, जैसा आपने पूछा, जुनून जैसे जैसे मेरा कद एथलेटिक्स में बढ़ता गया, जैसे जैसे मैं चीजें जानते गया, वैसे वैसे इंटरेस्ट बढ़ता गया. क्योंकि बचपन में तो हम सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के ही जानते थे कि स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, कि अंजू बॉबी जॉर्ज क्या कर रही है, या फिर जी. पीटी उषा क्या अपना मार्ग बता रही है कि कैसे हमें आगे गाइड करना है. लेकिन जब मैं स्पोर्ट्स अरीना में उतरा, तब मुझे पता चला कि स्कूल, स्टेट, नेशनल से अलावा भी कॉम्पिटिशन होते हैं, या फिर ओलंपिक्स नाम की भी कोई चीज होती है. हाँ जी. तो वो ड्रीम वहां से डेवलप हुआ. ठीक है. तो जैसा कि आई थिंक आपके फादर भी एक लॉन्ग जंपर रहे थे, तो उस वो इन्फ्लुएंस शुरू में नहीं आया कि हाँ, एक जैसे आपने बोला कि एक्सीडेंटली हो गया? जी, एक्चुअल में मेरी फैमिली में स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं, ओके. लेकिन उस लेवल का करेज नहीं है, क्योंकि हम बहुत छोटी सी जगह से बिलोंग करते हैं. चंबल का एक एरिया है, वहाँ हम्म. पे सब लोग पढ़ लिख के नौकरी लग जाए, सबका फोकस यही होता है. हाँ और जी. जो पढ़ने लिखने में कमजोर है, तो वो थोड़ा मेहनत करके आर्मी में चले जाए. हमारे हाँ यही जी. होता है. आप देखेंगे तो मैक्सिमम हमारे यहाँ 90 to 95% जो भी यूथ है, वो आर्मी में ही मिलेंगे आपको. ओके. तो सबका करेज वही होता है, वही ड्रीम बन जाता है. तो मेरा ड्रीम था कि स्पोर्ट्स में कुछ करने का. ओके. तो मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया इसके लिए, तो मुझे सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ जब मैं थोड़ा सा लाइट हो गया, अराउंड 650 जब मैं जंप करने लग गया. तब मेरे हम्म. भाई ने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि फादर के ऊपर लाइबिलिटी बहुत थी. हमारा जॉइंट फैमिली था और वो अकेले वर्किंग थे. तो वो सब चीजें, खेती बाड़ी करना, वो सब करना, उसके साथ परिवार चलाना, तो स्पोर्ट्स में कौन कितना ही खर्च कर सकता है. हम्म. और स्पोर्ट्स में कितना खर्चा होता है, वो मैं स्पोर्ट्स करने के बाद मुझे पता चला है. आज भी लोग जी. वही जानते हैं कि थोड़े से बादाम खा लो, थोड़े से चने खा लो, और इससे स्पोर्ट्स हो जाएगा. हाँ. तो बचपन किस तरह का था, अपार्ट फ्रॉम जो आपने बोला कि एक स्पोर्ट्स का था आपको, पर ओवरऑल किस तरह का था? कि बैलेंस टेक या एक तरफ ज्यादा ध्यान था? बचपन तो जबरदस्त था. वो दिन वापस आएंगे तो मैं अच्छे से जी पाऊंगा. उस टाइम में नहीं जी पाया, वो बात दूसरी है. ओके. क्योंकि घर में सब पढ़ने लिखने वाले अच्छे हों, और स्पोर्ट्स का कोई इतना बड़ा माहौल नहीं था जिस टाइम में जी. पैदा हुआ. ठीक है. तो उस टाइम जो थोड़ा सा हुआ, मतलब सब स्पोर्ट्स का मन था करने का, तो मैं थोड़ा स्टडीज में थोड़ा सा चला. हाँ. तो अगर बात करें कि
जैसे आपने बोला कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आप गए ट्रायल के लिए, आप जावलिन के लिए गए थे, वो लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हो गया, और वो भी सिर्फ 13 साल की उम्र में। एक, जी। जैसा आपने बोला कि एक बहुत ही छोटी सी एरिया से आते हुए स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, टू बी वेरी फेयर। वो कितना बड़ा चेंज था एक 13 साल की उम्र में, उस टाइम पे एक्चुअली दुनिया का अंदाजा होता नहीं है खास। इस बात के लिए तो मैं थैंक्स बोलता हूँ हमेशा मेरे कोच को, क्योंकि कोच ना होते तो शायद मुझे उस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हॉस्टल था वो भी ना मिलता। ओके। वो उनकी वजह से मिला, क्योंकि उन्होंने राइटिंग में लिख के दिया कि अंडर 14 बच्चे को मैं रख रहा हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरी है। अगर अच्छा। कल को कुछ होता है तो सबसे बड़ा जो काम उन्होंने मेरी लाइफ में किया वो उनका था। आज ओलंपिक के लेवल को रीच करने के बाद जो जो एक माहौल बना हुआ है ना, वो उनकी बदौलत है। ओके। ओके। अगर वो ना होते तो नहीं होता। और 13 ईयर्स में बच्चा भी कुछ पता नहीं होता। जी। जैसे माँ बाप ने सिखाया वैसे हॉस्टल में कोच साहब ने जैसा बोल दिया, हम सिर्फ वैसा ही अपने हैबिट में लाके और अपनी डेली रूटीन में यूज करते थे। कहीं ज्यादा जाना नहीं, घूमना नहीं, जैसा उन्होंने सिखाना वैसा सीखना। तो जो डिसिप्लिन उन्होंने हमारी लाइफ में क्रिएट किया उसकी बदौलत हम लोग वहां पहुंच पाए जो हम ड्रीम कर रहे थे। चैलेंज कितना बड़ा था उस चीज को अडेप्ट करना, क्योंकि जैसे आपने बोला कि लॉन्ग जंप के बारे में बहुत ज्यादा सोचा नहीं था, तो उस चीज को इतने कम उम्र में सीखना, बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू, और एक नई जगह में बिल्कुल नए लोगों के बीच में रह के, वो कितना बड़ा चैलेंज था। हाँ, सच बताऊं तो जैसे सब लोग भाग के आर्मी में जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, तो मैंने एक अलग फील्ड चुना। मैं हम्म। चाहता था, देखो नौकरी हम हिंदुस्तान में सबको चाहिए ही चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स के थ्रू मिले चाहे स्टडीज के थ्रू मिले। जी। तो मेरा फोकस था कि मैं एक स्पोर्ट्स करके थोड़ा अच्छा नाम करके एक अच्छी जॉब ले सकता हूँ। और दूसरा, जब मुझे कोच साहब ने बताया कि यहाँ से ओलंपिक्स होते हैं और जिन लोगों की तुम नाम सुनते हो उनसे मिल सकते हो, तो करेज मेरा डबल हो गया। मुझे ऐसा लगने लग गया कि मुझे उन लोगों से कब मिलना होगा जिनके मैं मतलब पोस्टर देखा करता हूँ, न्यूज देखा करता हूँ, उनसे मैं कब मिलूंगा। तो मेहनत करने का जो मजा था डबल हो गया। हाँ, नो डाउट घर वालों की थोड़ी याद आती थी, क्योंकि छोटा बच्चा घर से बाहर चले जाए या फिर हम्म। कभी बाहर रहा ना हो इतने दिनों तक। लेकिन धीरे धीरे घर वालों ने भी वही बोला कि जो तेरा ड्रीम है तो उसे पूरा करने में लग जा, हम तो हैं, हमेशा साथ रहेंगे। तो वो भी बहुत सपोर्टिव रहे उस जगह पे। डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी एथलीट की लाइफ में, घर से किस तरह का बैकिंग है और कितना अंडरस्टैंडिंग है घर वाले। जैसे आपने बोला कि कुछ लोग थे ऐसे जिनको आप देखते थे, उनको लगता था कि इनके इनसे मिलने का मौका मिलेगा, उनमें से वो टॉप 2-3 नाम कौन से थे जिनको आपको लगता था कि हाँ, इनसे मिला तो मजा तो आएगा? इंडिया में अंजू दीदी थी, हाँ जी। क्योंकि वो उस टाइम स्टार थी, लॉन्ग जंप में वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल लेके आई थी। हमारी बिल्कुल। पीटी उषा जी थी, मिल्खा सिंह जी थे। जी। और अगर इंडिया के बाहर देखा जाए तो मेरे आइडल थे कार्ल लुइस जी, उनसे मिलने हम्म। का मौका मिला, माइक पावेल से मिलने का मौका। तो ये सब हम ड्रीम कर रहे थे। जब हम वर्ल्ड लेवल पर पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे ना, तो उनसे उनसे जब मिलना हुआ तो मतलब जोश अलग ही था कि हम जिनको नाम से सुनते थे आज उनके साथ फेस टू फेस खड़े हैं, बात कर रहे हैं। तो जब पहली बार अंजू मैम से मिले थे, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा था? तो पहले तो बिल्कुल डरा हुआ था, मैं उनको देख रहा था वो एक्टिविटी कैसे कर रही है। जब मैं नेशनल कैंप में आया तब वो स्टार थे, हाँ जी। और उनकी एक्टिविटी देखना या फिर उनके पास जाकर उनसे बात करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, पर मैं दूर से उनको देख रहा था कि जिनको मैं पेपर में देखता था ना, वो सामने ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ, ये भी बढ़िया है। तो वहां से फिर धीरे धीरे अपवर्ड एक राइज शुरू होता है, और आप नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में मेडल्स और पार्टिसिपेशन सब। फिर एक थोड़ा सा एक लो पॉइंट सा आता है अराउंड 2014 एशियन गेम्स, जहाँ पे आपको जितना मौका मिलना चाहिए था उतना शायद नहीं मिला, स्पेशली क्वालिफिकेशन वगैरह के लिए। और आपने ये पब्लिकली बात भी करी है इसके बारे में कि जितने बाकियों को चांसेस मिले उतने शायद आपको मिलते, तो डेफिनेटली आप वहां पे होते। तो इस तरह की चीज किस तरह का इम्पैक्ट छोड़ के जाती है एक एथलीट के दिमाग पर? एक्चुअली सच कहा जाए तो सिस्टम को तोड़ना बहुत मुश्किल है, और सिस्टम को शायद तोड़ के अकेले चलना भी बहुत मुश्किल है। जी। हाँ, मैंने कैंप छोड़ा या सिस्टम को तोड़ा इसलिए कि मेरे पास कोई अच्छा कोच नहीं था। और जो हम्म। कोच इंडिया में अच्छी ट्रेनिंग करा रहे थे वो केरला में थे, उनका नाम कैंप में नहीं था। तो मैं ओके। अपने खर्चे पे केरला में जाके रह रहा हूँ, उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और इस बीच में सिस्टम के जो कुछ लोग थे उनको वो बात पसंद नहीं आई, या फिर सिस्टम की जो हायर अथॉरिटी थी उनको एक्चुअल थिंग पता ही नहीं थी
हाँ इस वजह से वो ऐसा हुआ मेरे साथ। और मैं, नो डाउट मैं फर्स्ट था, इंडिया में नंबर वन था। जी। और जिस दिन मैंने वो कंपटीशन किया है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी तबीयत इतनी खराब थी, लूज मोशन है, फीवर है, सब कुछ है। मैंने चीफ कोच को वो चीज बताई भी। जी। उन्होंने सिर्फ मुझे एश्योर किया कि तुम फर्स्ट आ जाओ, बाकी का हमें पता है तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, हम तुम्हें लेके जाएंगे। ठीक और है। नो डाउट उन्होंने मेरी एंट्री भेजी। मुझे ठीक है। चेस्ट नंबर मेरे नाम का इशू हुआ वहां पे, इंचॉन में। ठीक है। बशर्ते बस मुझे यहाँ से फ्लाई करने का मौका नहीं मिला, और वो एक मेडल जो मेरी लाइफ में हो सकता था, वो छूट हाँ, गया। दुख होता है, इस टाइप की चीजें होती हैं तो। जिंदगी में मौका कभी कभी मिलता है। नीरज चोपड़ा बनने का मौका जो है ना, वो नीरज चोपड़ा से बेहतर कोई नहीं जान सकता, लेकिन जो मैंने खोया है ना, वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। वही वही क्योंकि वही अगर मैं पूछ सही रहा हूँ। मौके पर सही शॉट ना खेला जाए ना, तो लाइफ एग्जैक्टली। कुछ नहीं देती। और सही टाइम पे नॉक हो जाए तो लाइफ आपको हीरो बना देती है। वही वही तो अब लाइक 7-8 साल बाद जब थोड़ा सा करियर को लुक बैक करते हो, तो उस चीज वो अभी भी खटकती है या? जिंदगी भर खटकेगी। एक एशियन गेम्स मेडल होने का मतलब है आपके पास अर्जुन अवार्ड होना, हाँ जी। आपके पास एक अलग टाइप का रिकॉग्निशन होना, और आपकी लाइफ एक सेटिस्फेक्शन का होना कि कंट्री के लिए हम कुछ और जीत के लाए, हम कुछ और कंट्रीब्यूट कर पाए। परफॉर्मेंस नो डाउट ऐसा था कि मैं गोल्ड भी जीत सकता था, हाँ जी। लेकिन मुझे उस टाइप के कॉम्पिटिशन में अगर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता तो। आज आप देख रहे होंगे नीरज चोपड़ा अच्छा कर रहे हैं, श्रीशंकर अच्छा कर रहे हैं, क्यों? जी। क्योंकि वो उस लेवल के कॉम्पिटिशन को फेस कर रहे हैं, जी। डायरेक्ट ओलंपिक से एशियन गेम्स में नहीं उतर जा रहे हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस उनको मिल रहा है, जो एक्सपोजर उनको मिल रहा है, वही उनको जिता रहा है। और बिल्कुल। ऐसा ही बिल्कुल। सिस्टम हमें चाहिए कि जो इलाइट एथलीट्स को उस लेवल पे compete करवाए, जिससे हम और ज्यादा से ज्यादा मेडल जीत पाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और आई थिंक अब चीजें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं पिछले 5-6-7 साल में, या अभी भी बहुत लंबा रास्ता है तय करने का? नहीं देखो, अभी अगर सोचें तो रास्ता तो बहुत लंबा है। हमें कोई कमी नहीं है हमारे एथलीट्स में, या हमें कोई कमी नहीं है कि हम हम्म। मेडल ना जीत पाए किसी भी जी। लेवल पे। जी। ठीक है, सिर्फ हमें उस तरीके से ढालना है कि हमें युद्ध कैसे करना है, हमें वो सिखाना है। जी। अगर आप हमें डिस्ट्रिक्ट के कंपटीशन करा के सीधा ओलंपिक्स में उतार देंगे, तो आपको पता है कि कितना प्रेशर होगा। बिल्कुल। अगर उससे पहले अगर आप 5 से अच्छे कंपटीशन उन्हीं एथलीट्स के साथ करके जाओगे जिन कंपटीशन के में आपको डिफीट करना है या फिर कम्पीट करना है, तो नो डाउट आपका परफॉर्मेंस विदाउट फियर अच्छा होगा। तो जैसे आपने बोला कि एक मेन वो प्रेशर का ही आ जाता है, क्योंकि स्किल में कमी नहीं है, प्रेशर हैंडल करने की प्रैक्टिस नहीं है बस हमको एट दिस पॉइंट इन वही टाइम। वही और मेरा मानना ये है कि प्रेशर हैंडल करने के अलावा हमें सक्सेस भी हैंडल करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है अभी। ये अभी हम एक्चुअल में सच बताऊं तो हम सक्सेस हुए ही नहीं अभी। हमारे पास क्या है, अभी सिर्फ एक ओलंपिक मेडल है। हाँ हम 130 करोड़ में एक ओलंपिक मेडल जीत पा रहे हैं, ये सोचिए। अभी हमारे अंदर ऐसे लड़के पड़े हैं जो हर साल मेडल जीत सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। या फिर हम इनसे पहले नहीं जीत सकते थे, वो भी जीत सकते थे। बात वही है कि हमें उस तरीके से अपने बच्चे को रेडी करना है। जी। हम फिजिकली 200% रेडी है, लेकिन मेंटली 20% रेडी है ओनली। तो वो चीज को हमें बैलेंस करना है। उस तरीके से हमें अपने आप को मोटिवेट करके उस कंपटीशन में उतारना है। अब आप देख रहे हैं एथलीट्स को भी इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है, लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। हाँ जी। आप 2020 ओलंपिक के पहले देख लीजिए, लोग ओलंपिक खेल के आने के बाद एयरपोर्ट से खुद का ऑटो पकड़ के जाते थे हॉस्टल या घर। जी। तो आप सोच सकते हैं ना, तो बंदा कहाँ है? एक तरफ क्रिकेट में अगर इतना वाह भाई हमें मिल रही है, या फिर इतने पैसे हमें मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ एथलीट जूतों के लिए तरस रहे हैं, तो आप बिल्कुल। कैसे सोच सकते हैं? तो लेकिन नो डाउट अब बहुत बदल गया है, लेकिन और भी बदलना बाकी है। अगर आज की डेट की बात करें कि जहाँ चीजें थी और कहाँ पे आई हैं अभी, आपके हिसाब से आज क्या हो सकता है जो इमीडिएट इफेक्ट में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि यार ये चीज करो तो कम से कम एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखेगा? क्योंकि कॉमनवेल्थ में भी देखो, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है एथलेटिक्स में। कॉमनवेल्थ में जो भी प्रोडिक्शन करने वाले थे, मेडल्स की प्रोडिक्शन जो कर रहे थे, ओवरऑल 40 मेडल आएंगे, एथलेटिक्स में सिर्फ 3 मेडल आएंगे, हाँ जी। ऐसा चल रहा था हाँ जी। ट्विटर पे। जी। तो मैंने बोला एथलेटिक्स में 6 to 8 मेडल आएंगे, जी। जिसमें से ट्रिपल जंप में 2 मेडल के चांसेस हाँ। हैं, एक वुमेन्स जेवलिन में भी चांसेस हैं। ठीक है, और एक साबले का मेडल काउंट किया था। हाँ फिर जी। जो मेडल जो आए हैं अलग से, जैसे हमारे 2 ब्रॉन्ज आ गए,
किसी ने भी टीजे का नहीं सोचा था कि तेजस्विन हाई जंप में मेडल ला देगा, क्योंकि जी। इससे पहले वाले कॉम्पिटिशन 226 करके वो फिफ्थ है, इस बार 222 पे वो थर्ड प्लेस है, तो ये लक है। लेकिन परफॉर्मेंस इससे ज्यादा होगी अभी भी, मतलब ये नहीं कह सकते खराब है, लेकिन उतनी हम्म। अच्छी नहीं है। हमारे एथलीट्स अभी जो नहीं जा पाए या फिर क्वालिफिकेशन के चक्कर में हमें सीट्स नहीं मिले, हम्म। हमारे लॉन्ग जंप पर भी 3 लॉन्ग जंप पर इस टाइम ऐसे हैं जो 8-20 के ऊपर चल रहे हैं, और उन ओके। तीनों को उतार दो तो 2 मेडल पक्के हैं हमारे। हाँ, पर फिर अब हम देखो तो सीट उतारते क्यों अवेलेबल नहीं नहीं है, उनको? इसलिए नहीं गए। ये कह लीजिए कि अभी भी सिस्टम थोड़ा सा ढीला है, अभी एथलीट को उतना भरोसा नहीं कर पा रहा है, या फिर यूँ कह लीजिए हमें सीट कम मिल रहे हैं। जैसे कि आईओए की तरफ से एक कोटा रिलीज होता है कि एथलेटिक्स को इतने मिलेंगे, इतने ओके। एथलीट्स जा सकते हैं। तो ओके। वो चीज अभी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस लेवल का एथलीट हम भेज रहे हैं। हमें पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ाना है, चाहे हमारे 4 एथलीट जाएं कम से कम हाँ 2 मेडल जी। लेके आए, इस टाइप का हमें बनाना पड़ेगा। नहीं, पर जैसे आपने बोला 8-20 पे तो श्योर शॉट मेडल है कॉमनवेल्थ में, मतलब 8-20 पे। 100%। अब आप श्रीशंकर को देख रहे हैं, 836 करके गया हुआ है हाँ आज। जी। हाँ जी। वो 2-3 कॉम्पिटिशन उस लेवल के खेल लिया, इसलिए 808 करने में आज कैपेबल है। जी। अगर वही किसी जूनियर लड़के को और उतार देते तो शायद वो 8 मीटर भी ना पहुंचता। या हाँ फिर जी। आप अनीस को देखेंगे, अनीस ने उस लेवल के अभी कॉम्पिटिशन फेस नहीं किए, लेकिन बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन फेस किया उसने। वो किसी मेडल से कम नहीं है, 797। वही। बहुत जी। बढ़िया परफॉर्मेंस है उसका। नहीं तो सिलेक्शन में थोड़ा सा आपको लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे गलतियां भी हो रही हैं? तो मैं गलती या तो नहीं कहूंगा, समझने लेकिन समझने थोड़ा में सा, थोड़ा सा हाँ, गैप रह रहा है? समझने में गैप रहा है। एक्चुअल में वो हमारे आज के परफॉर्मेंस को पिछले परफॉर्मेंस से कंपेयर करते आ रहे हैं। ओके। आपको बच्चों को चांस देना पड़ेगा। आप बच्चों को भेजेंगे तभी जीतने की संभावनाएं बढ़ेंगी। आप सोचें कि हम एक भेज दें और वही मेडल जीत के आ जाए तो बहुत मुश्किल है। डोमेस्टिक लेवल पे भी कंपटीशन का थोड़ा सा बेटरमेंट हो सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल का कंपटीशन का प्रेशर अलग होता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से अभी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं कॉम्पिटिशन्स टैलेंट को आइडेंटिफाई करने में, और थोड़ा सा डोमेस्टिक लेवल पे प्रेशर कम होगा फॉर श्योर, बट अगर टैलेंट पूल बढ़ जाएगा तो फिर प्रेशर भी थोड़ा सा ज्यादा ही बढ़ेगा, क्योंकि टैलेंट पूल हमारा, जैसे आपने बोला, 130 करोड़ लोग हैं, टैलेंट पूल है अपने पास। नो डाउट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एथलेटिक्स में भी जैसे लीग्स वगैरह है ना, हाँ जी। ऐसे कंपटीशन स्टार्ट होने चाहिए। जैसे कि डायमंड लीग होता है, हाँ जी। कम से कम एक डायमंड लीग इंडिया में भी होना चाहिए। या फिर जैसे प्रो कबड्डी की लीग है, या फिर आईपीएल है, या फिर ऐसे भी कोई कॉम्पिटिशन जो है ऐसे एथलेटिक्स में भी इम्प्लीमेंट होने चाहिए, जिससे ग्रास रूट लेवल पर लोगों का विजन बढ़ जाए। जी। लोगों की जो इनसिक्योरनेस है ना कि हमें पैर टूट गया तो क्या होगा, जॉब कैसे मिलेगी, या फिर लोगों की ग्रीड बढ़ जाए कि हाँ अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। बिल्कुल। उस परफॉर्मेंस से अब आप क्रिकेट में देखिए कितने एथलीट आपको, कितने प्लेयर्स मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ आईपीएल। जी। कितना टैलेंट था, अगर यही हम रणजी के थ्रू या फिर सीके नायडू के थ्रू या ऐसे चलते तो क्या इतना टैलेंट आइडेंटिफाई हो पाता। मुश्किल है। ठीक है, बिल्कुल तो मुश्किल ऐसे है। कॉम्पिटिशन हमें लाने ही पड़ेंगे, आपको हर स्टेट में करवाने पड़ेंगे, आपको नेशनल्स में कम से कम 4-5 ऐसे कॉम्पिटिशन रखने चाहिए, जिससे एथलीट का भी फायदा हो, फेडरेशन को भी रिकॉग्निशन मिले, उनका भी इम्प्रूवमेंट हो। आई आई होप कोई हमारी बात सुन रहा है और इस चीज पे काम कर रहा है गवर्नमेंट एंड पे। तो वापस अगर आए उसी टाइम में थोड़ा सा, 2014 के बाद आपने फिर से, मतलब कह सकते हैं कि खुद को पिकअप किया, फिर 2016 तक आते आते आपने साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, उसके बाद नेशनल रिकॉर्ड भी सेट किया। ये जो 2 साल का गैप था, ये जो 2 साल का टाइम था, इसमें आप खुद से किस तरह की बात कर रहे थे? सच बताऊं तो मैं खुद से ही लड़ रहा था, क्योंकि मैं पोटेंशियल 2010 में मेरे कोच को शो हो गया था कि मैं 8 मीटर के ऊपर जंप कर सकता हूँ। जी। और मैंने एक जूनियर एशियन कंपटीशन में किया था जंप, फाउल हो गया था, इसलिए मेजर नहीं हुआ। उसके बाद 2011 का जो इंटर स्टेट बैंगलोर में हुआ था, उसमें मैंने पहला जंप 775 कर दिया था। और लक अच्छा नहीं था तो मेरा एंकल टूट गया, तो मैं उस साल भी रह गया। उसके बाद कोचेस चेंज होते गए, ट्रेनिंग चेंज होती गई, लोग जी। एक्सपेरिमेंट करते गए, और ट्रेनिंग खराब होते 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 कभी अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते करते मुझे 5 साल लगे 8 मीटर मेजर करवाने। बाप रे। तो वो गैप नहीं था, शायद भगवान मुझे वो कर रहा था। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग होता किसी के पास या फिर मेरे ही पास,
तो वो परफॉर्मेंस 2 साल में ले सकते थे। तो जो मैं ओलंपिक 2016 में खेला, हो सकता था मैं 2012 वाला ही खेल जाता समझ गया। और 2016 वाले में जीतने की कोशिश करता। हाँ, वही तो। अब अगर आए तो जैसे आपने वो फिर किसी तरह अपने आप को वापस उठाया, बार 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 बार, उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन रहता है खुद को? क्योंकि खुद को मोटिवेट करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है ऐसे में। बंदा टूट जाता है जब कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रही हो ना। तो वही। मतलब फेडरेशन आपको निगलेक्ट कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट आपको निगलेक्ट कर रही हो, तो चारों तरफ एक ऐसा नेगेटिव माहौल बन जाता है ना कि कोचिज जो अदर स्पोर्ट्स के होते हैं वो आपको बुरी तरीके से देखते हैं, या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो आपको बुरी तरीके से देखते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है आप कर ही क्यों रहे हो, आपके जी पास एक जॉब है, छोड़ के चले जाओ। लेकिन फिर जब मैं बैठ के अकेला सोचता हूँ कि मैंने 15 साल मेहनत की किस लिए की है, कम से कम कुछ तो करना है ना खुद के लिए, कंट्री के लिए। तो एक जी ऐसा मार्ग तो सेट करके जाना है जिससे लोग कम से कम पूछें। जी तो वो सोच के वापस बैकअप किया। बाकी मेरा भाई है प्रवीण, जब भी आधी रात को ही उसमें फोन करता कि मुझे ऐसा बुरा फील हो रहा है या मैं ये कर रहा हूँ, तो मुझे समझाता कि देखो, हर कुत्ते का दिन आता है, आपका भी आएगा। तो थोड़ा वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो। वो ऐसे ही समझाता है मुझे, उसे पता समझ है कि गया। अभी इनका दिमाग जी घूम गया, पागल हो गया। तो जी, रात को 2 बजे फोन करूंगा तो परेशानी होगा ना। बिल्कुल ठीक लेकिन बात है। हर हाँ बार जी। उसने मोटिवेट किया, हर बार उसने मुझे मोटिवेट किया। और जिस दिन मैंने नेशनल गेम्स का रिकॉर्ड किया 2015 फेब में, जी और वो बिल्कुल सी लेवल पे किया है, वहां पे कोई एडवांटेज वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन अकेला बंदा मैं कूद रहा हूँ, जैसा ग्रुप अभी बंच बना हुआ है ना हमारे एथलीट्स का, 3-3 बंदे कूद रहे हैं, जी, ऐसा बंच अगर उस टाइम होता है तो ये परफॉर्मेंस जो आज निकल के आ रही है, हो सकता है 2015-16 में निकल के आ गई होती। समझ गया। वो एक दूसरे को पुश करते हैं फिर। कॉम्पिटिशन पुश करता है ना, तभी जीतना है, एक दूसरे को हराना बिल्कुल है, बिल्कुल उससे बिल्कुल। माहौल सेट होता है। जी, कोई नहीं। अब तो अभी अभी अगर आज की डेट में देखें, अगर आप बात करो, अगर पिछले 15-16 साल की लॉन्ग जंप के करियर की, रिग्रेट है कोई कि ये चीज शायद मैंने नहीं की होती, या ये चीज की होती तो शायद चीजें डिफरेंट होती? मतलब सिस्टम की तो ऑब्वियसली अब वो कंट्रोल में नहीं है उसका। इसलिए बस वही रिग्रेट है, सिस्टम के साथ लड़ना मुझे महंगा पड़ा। हम्म, इस वजह से थोड़ा सा लीनियंट रहता तो मैं शायद थोड़ा मेडल्स और जीत पाता। और लीनियंट में इसलिए नहीं रह पाया क्योंकि जब मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप मेरे साथ पार्सलिटी करोगे या फिर गलत तरीके से मुझे हरासमेंट देने की कोशिश करोगे, तो मैं लड़ूंगा। क्योंकि मैं ऐसी बिल्कुल जगह से बिल्कुल। बिलोंग करता हूँ जहाँ लोग अन्याय कोई नहीं सहते, हम चंबल के लोग हैं। समझ आप गया। हमें प्रेम से मार दो, हम मरने को तैयार हैं, लेकिन आप हमसे बोलो कि हम जबरदस्ती करके तुम्हें नीचा दिखा देंगे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ गया। कोई नहीं, तो अभी फिर व्हाट नेक्स्ट? चल रहे हैं, अब देखो स्पोर्ट्स कर रहे हैं, अगर स्पोर्ट्स में अच्छा करते बनेगा करेंगे, नहीं तो कोचिंग में उतरेंगे। हम जो नहीं करवा पाए या नहीं कर सके, वो हम अपने बच्चों से अधिक से करवाएंगे। और जिस तरीके की ट्रेनिंग मैंने 15 साल में सीखी है, और जो एक्सपीरियंस मेरा है, वो मैं बच्चों के साथ करके हो सकता है कि मैं ओलंपिक चैंपियन तैयार कर पाऊँ। फॉर श्योर। वो एक एक बड़ा पुराना वो है ना कि आदमी मेहनत करता है दो तरह से, एक अपने लिए करता है, एक आगे 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 आने वालों के लिए करता है। आपकी जो मेहनत है वो डेफिनेटली, सिंस जिस तरह के स्टेप्स आपने लिए, जिस तरह के चेंजेस आपने कोशिश करी लाने की, वो आज की डेट में थोड़ा बहुत इफेक्ट तो दिखाई रहे हैं। हाँ ये बात सही है, मैंने लड़ लड़ के लोगों से बात करके 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 इतना तो कर दिया कि जूनियर्स को उतना नहीं लड़ना पड़ रहा जितना मैंने लड़ा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब ये जूनियर्स जितना लड़ेंगे, शायद आगे आने वालों को थोड़ा सा और कम लड़ना पड़े। तो थोड़ा सा इनको भी अपना स्टैंड लेना है, क्योंकि वो सब हम अपने हक का है। ऐसा नहीं है, मेहनत कर रहा है बंदा, 8-8 घंटे ट्रेनिंग करना ट्रैक पे, इट्स नॉट सो इजी। बिल्कुल। तो अभी कभी कभी लगता है कि क्रिकेट को ही कंटिन्यू करते तो शायद कुछ और होता। लगता है, श्योर लगता है, क्योंकि आज एथलेटिक्स का भी उतना लेवल नहीं है। हम्म। लेकिन हो सकता है अगले 2-4-5 सालों में हम बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए, और हमें भी वो फेम और वो नेम और वो पैसे मिलने लग जाए जिसके हम हकदार हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता, मैं एथलीट होके मैंने इंडिया के लिए खेला, और वो 5 रिंग जो एक ड्रीम होता है वो मैंने लिए हैं, तो जी। सेटिस्फाई हूँ लाइफ में। पर आग अभी भी है मेरे अंदर कि मैं नहीं जीत पाया तो मैं जिताऊंगा तो जरूर। जो मेडल मेरे छूट गए, वो मेडल इंडिया को दिलाने हैं। नहीं तो अभी
जीतने खुद भी खेलने का टाइम है अभी, अभी तो एज भी खास नहीं है। नहीं अभी चल रहा है देखो। अब वो जो 2015-16 में जो मसल्स बॉडी का जो कंडीशन था वो अब नहीं है, क्योंकि एक स्किल गेम में और एक फिटनेस बेस्ड गेम में बिल्कुल डिफरेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्योर फिटनेस गेम है एथलेटिक्स। आपको अगर जी थोड़ी सी भी चोट लगती है या फिर आप 2-3 हफ्ते के लिए छुट्टी मार दे तो आपकी फिटनेस का लेवल चला जाता है। आपने बिल्कुल, ही कह शुरुआत रहे में हो, हाँ जी। पूछा कि 4-5 साल आप घर नहीं गए, क्यों नहीं गए? इसी डर से जी कि एक दिन की छुट्टी मेरा परफॉर्मेंस खराब कर सकती है, तो वो परफॉर्मेंस खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कहीं नहीं गया, सिर्फ सेंटर में ट्रेनिंग कंपटीशन, कुछ नहीं। आई होप आपका नॉलेज आगे आने वाले कई एथलीट्स के लिए काम आए। अगर अगर मैं अभी जो करंट लाइफ की बात करूं, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, वो किस तरह का चेंज था, वो किस तरह का देखो नो डाउट चैलेंज जॉब था? बहुत अच्छा है, डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन अभी यहाँ स्पोर्ट्स का माहौल नहीं है अच्छा। एक्चुअल में। हाँ, हम स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू भर्ती तो हो जाते हैं, हमें पोस्ट मिल जाती है, जॉब मिल जाती है, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए वो सपोर्ट इंटरली नहीं है। अगर आप नेशनल टीम में नहीं है ना, तो आपको छुट्टी नहीं मिलती है ट्रेनिंग करने के लिए, आपको जॉब करना है फिर आपको ट्रेनिंग करना है। ऐसे में प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि स्पेशली इस एथलीट की तरह के आदत होती है स्पोर्ट के लिए। सुबह, हाँ, सुबह 4 बजे उठना है, 6 बजे ग्राउंड जाना है, 10 बजे तक ट्रेनिंग करना है, फिर उसके बाद जी ऑफिस जाना है, तो शाम का सेशन तो खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक, नहीं थोड़ा सा कर सकते। रिकवरी भी तो धीरे जरूरी धीरे, है। हाँ, धीरे धीरे माहौल डेवलप होगा, धीरे धीरे जैसे अभी चल रहा है ना माहौल, जैसे मोदी जी कह रहे हैं ये नया इंडिया है, ये झुकेगा जी नहीं, ये रुकेगा नहीं, ये अब ये उड़ेगा। बिल्कुल। तो बस वही तैयारी है कि सब लोगों की सोच बदल जाए, हमें भी वो उतना विश्वास मिलने लग जाए लोगों का कि हम जीत के दिखा सकते हैं, बस हम जीत जाएंगे। नहीं बिल्कुल, आई 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 रियली होप जो आप बात कर रहे हैं और जो हम लोग सारे उम्मीद लगा रहे हैं एथलेटिक्स से, बिकॉज इंडिया में जैसे आपने बोला टैलेंट ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो जाते जाते एक अगर एडवाइस देना हो पिछले 15-16 साल के एक्सपीरियंस में कंडेंस करके आने वाले, मतलब यंग एथलीट्स को, जो भी बच्चे 13, 14, 15, 16 साल के हैं, जो सीख रहे हैं अभी, शुरू शुरू कर रहे हैं, उनके लिए एक एडवाइस क्या रहेगा? एक एडवाइस यही कहूंगा मैं कि जैसा मेरा जीवन रहा स्पोर्ट्स के प्रति समर्पित, मैंने कभी हार नहीं मानी। चाहे मेरा परफॉर्मेंस खराब हो गया हो या मुझे इंजरीज हो गए हो, कितने बड़े बड़े इंजरीज रहे मुझे, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। तो रुकना नहीं है, गिरते हुए हैं लोग, उठते हैं लोग, लेकिन दौड़ते रहना है, तो एक दिन सक्सेस जरूर हो जाएंगे। और अपने कोचेस की, अपने गुरु की, जो आपको इस फील्ड में लेके आ रहा है, आपका सीनियर ही क्यों ना हो, उसकी उतनी ही रेस्पेक्ट करते रहना है जितनी आपने डे वन को की थी। चाहे आप कल को ओलंपिक चैंपियन बन जाए या आप कुछ भी ना बने, लेकिन इतना मैं आपको श्योर करता हूँ कि अगर आपने 4-5 साल कंटिन्यू मेहनत कर ली, तो आपको एक बड़ा खिलाड़ी बनने से कोई नहीं रोक सकता। दैट इज अ वेरी पॉजिटिव नोट टू एंड ऑन। अंकित, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, और ऑल द वेरी थैंक यू। बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट थैंक आगे यू आने स्पोर्ट्स वाले। सर्कल। आपसे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप एथलीट्स की सपोर्ट करेंगे जिस भी तरीके से हो सके और जहां पे भी हो सके। नहीं, फॉर श्योर फॉर श्योर, मैं अभी रिकॉर्डिंग के बाद आपसे एक और चीज के बारे में बात करूंगा। जी एंड श्योर। आई होप जब भी आप ट्रैक पे आए नेक्स्ट, फिर से मेडल जीत के फिर से हम एक और बार कॉन्वर्जेशन करेंगे उस मेडल की। श्योर श्योर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच, थैंक यू।